साल 1973 भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। बांग्लादेश से आए हुए 10 मिलियन रिफ्यूजी को छत मुहैया कराना और दाने पानी का प्रतिबंध कराना भारत सरकार के लिए एक सिर दर्द था। 1972 और 1973 के अकाल का स्थिति भी मुंहबाए खड़ी थी। मई 1973 में उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी विद्रोह भी शुरू हो चुका था। यूपीपीएससी ने वर्किंग कंडीशन को लेकर और बेसिक कमोडिटीज के शॉर्टेज को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सरकार ने पूरी कोशिश की इस विद्रोह को दबाने की, जिसके परिणाम स्वरूप 30 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई और अंततः सीएम कमलापति त्रिपाठी को इस्तीफा देना पड़ा। इन सब उथल पुथल के बीच एंट्री होता है छात्र आंदोलन का, जिसकी तपिश से इंदिरा गांधी भी नहीं बच सकी। नमस्कार, मैं विप्लव कुमार गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंक एंड इनसाइट। इंक एंड इनसाइट के इस वीडियो में बात जेपी आंदोलन की। दिसंबर का महीना है, साल है 1973। जगह है अहमदाबाद का एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहां कई आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज कैंटीन और रेक्टर्स रेजिडेंस को आग के हवाले कर दिया। इस गुस्से का कारण था मेस फी का बढ़ जाना। कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ वक्त के लिए कॉलेज बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में छात्रों का यह आंदोलन लोक आंदोलन में तब्दील हो गया। अपोजिशन पार्टी के कई नेता, बैंक के कर्मचारी, सर्वोदय वर्कर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स और पत्रकार छात्रों के इस आंदोलन को खुलकर समर्थन देने लगे। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आंदोलन में कूद पड़े। 4 फरवरी 1974 को जब गुजरात के अंदर एक बार फिर दंगे होने शुरू हुए, तो इंदिरा गांधी ने स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय कानून मंत्री HR गोखले को भेजा। 5 दिन बाद उस वक्त के सीएम चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देने को कहा गया। 11 फरवरी को जेपी अहमदाबाद पहुंचते हैं और आंदोलन को समर्थन देते हैं। उधर 11 मार्च को मोरारजी देसाई भूख हड़ताल का आह्वान करते हैं। कई एमएलए अपना रेजिग्नेशन देते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण रेजिग्नेशन आता है 14 मार्च को फॉर्मर सीएम घनश्याम ओझा का, जो इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे, और अगले ही दिन गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां 18 फरवरी 1974 को पटना यूनिवर्सिटी छात्र संगठन कई छात्र नेता को बिहार छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले इनवाइट करता है। नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता बिहार छात्र संघर्ष समिति के सदस्य हुआ करते थे। मार्च 18 को छात्रों के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाता है। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है और पटना के 2 आइकॉनिक अखबार सर्च लाइट और प्रदीप, जहां से संचालन होता था, उस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया जाता है। मोतिहारी में छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ किया, बीडीओ के घर को भी आग के हवाले कर दिया और बोधगया में एक सरकारी बस और एक पब्लिसिटी वैन को भी आग के हवाले कर दिया गया। फिर 6 अप्रैल 1974 को एंट्री होता है जयप्रकाश नारायण की, जो इस शर्त पर इस आंदोलन को लीड करते हैं कि छात्र कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये आंदोलन और भी मजबूत हो सके, इसलिए जेपी ने सीपीएम और सीपीआई से समर्थन मांगा। हालांकि वैचारिक बाधाओं ने उन्हें खुले तौर पर आंदोलन के साथ जुड़ने से रोका। लेकिन कुछ महीने बाद सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी पी सुंदरैया ने 18 सितंबर 1974 को मधु दंडवते और जेपी के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया, ताकि इस आंदोलन को और धार दिया जा सके, और साथ ही इस बात पर भी सहमति जताई कि बिहार विधानसभा को भंग किया जाए। 8 अप्रैल
1974 को 72 वर्ष के जयप्रकाश नारायण एक साइलेंट प्रोसेशन को लीड करते हैं, जहां महिलाएं और पुरुष सभी के मुंह पर टेप लगे होते हैं और हाथ पीछे बंधे होते हैं और कई प्ले कार्ड लहरा रहे होते हैं जिसमें ये लिखा होता है, हमला चाहे जो भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। अगले दिन जब जेपी गांधी मैदान में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हैं तो 26 साल के लालू यादव जेपी को लोकनायक कहकर पुकारते हैं। लालू यादव के ये कहते ही भीड़ चिल्ला उठती है, लोकनायक जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 5 जून 1974 जेपी गांधी मैदान से गवर्नर हाउस तक एक मार्च करते हैं, जिसके पीछे एक ट्रक में पेपर्स के कई बंडल्स होते हैं, जिसमें 5 मिलियन सिग्नेचर होते हैं जो विधानसभा को भंग करने के पक्ष में थे। शाम 5 बजे जेपी इन पेपर्स को गवर्नर के हवाले करते हैं। उसके बाद जेपी लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं, मित्रों, ये एक क्रांति है, एक संपूर्ण क्रांति। ये आंदोलन सिर्फ विधानसभा को भंग करने को लेकर नहीं है। हमें अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। न तो जयप्रकाश और न ही कोई और इस आंदोलन को रोक सकता है। ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सड़ चुकी है और छात्रों को कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से त्रस्त हैं। 2 दिन बाद जेपी नॉन वायलेंट सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं और सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को 1 साल के लिए बंद करने का ऐलान करते हैं। वे नो टैक्स कैंपेन को भी बढ़ावा देते हैं, लेकिन इस मूवमेंट का डिफाइनिंग मोमेंट आता है नवंबर 1974 को। तारीख है 4 नवंबर, जगह है पटना का गांधी मैदान। सुबह के 9 बज रहे हैं। 50,000 लोग जेपी के इंतजार में आंखें बिछाए हुए हैं। जेपी जैसे ही गांधी मैदान पहुंचते हैं, उनके जीप को पुलिस जब्त कर लेती है, लेकिन अदम्य साहस से भरे हुए जेपी फ्रेजर रोड के जरिए एक विशाल जुलूस को लीड करते हैं। जैसे ही ये जुलूस इनकम टैक्स बिल्डिंग के पास पहुंचता है, भारी मात्रा में पुलिस तैनात होती है और फिर अगली सफ में खड़े छात्रों को घसीटा जाता है और उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। जेपी भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं जब पुलिस बैटन से उनके ऊपर हमला किया जाता है। उनके रीढ़ की 2 हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन इस अवस्था में भी वे सीएम आवास की तरफ बढ़ते हैं और वो पटना मेडिकल कॉलेज भी घायल लोगों से मिलने पहुंच जाते हैं। जेपी पर हुए इस हमले का चौतरफा विरोध इंदिरा गांधी को झेलना पड़ता है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर देवेंद्र प्रसाद सिंह सरकार से ये आग्रह करते हैं कि वो जेपी से माफी मांगे। पटना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी नर्मदेश्वर रंजन पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और इंदिरा गांधी को पीएम पद से रिजाइन करने को कहते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीतिक हलकों तक ही ये विरोध सीमित नहीं था। विरोध के बिगुल साहित्यिक जगत से भी फूके जा रहे थे। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु ने 1970 में उन्हें दी गई पद्मश्री अवार्ड सरकार को लौटा दिया। बाबा नागार्जुन ने भी पेंशनरी बेनिफिट लेने से मना कर दिया। उधर जयप्रकाश नारायण भी अब सीधे सीधे हमलावर हो चुके थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना पंडित नेहरू से करते हुए ये कहा कि नेहरू एक डेमोक्रेट और विजनरी थे, लेकिन उनकी बेटी एक ऑटोक्रेट हैं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। जेपी अब इस आंदोलन को बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। 6 मार्च 1975 को पीपल्स मार्च निकालते हैं। 8 किलोमीटर इस लंबे मार्च में शामिल थे लाखों लोग जो एक स्वर में दिनकर की पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है गुनगुना रहे थे। जेपी भर्राई आवाज में कहते हैं, मैं पूरे देश में आग नहीं लगा रहा हूं, शासक की कुर्सी के नीचे आग पहले से ही सुलग रही है। यदि मैं या छात्र दोषी हैं तो केवल आग को दिशा देने के लिए, ताकि वह नष्ट ना हो बल्कि देश को शुद्ध कर नवीकृत कर सके। एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां विधानसभा को भंग कर दिया गया था।
सो चुनाव हुए और चुनाव के नतीजा भी आए। 12 जून 1975 को गुजरात विधानसभा का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 12 जून को एक और घटना घटती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि अब इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। दरअसल राजनारायण जो 1971 के पार्लियामेंट्री चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से पर्चा भरा था, वो हार गए थे। इसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर। 12 जून को जब फैसला आता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल यशपाल कपूर की मदद लेने का दोषी पाया गया। एक और दोष सिद्ध हुआ कि जब वो इलाहाबाद आई थी तो उनके लिए मंच तैयार करने में सरकारी कर्मचारियों ने मदद किया था। बिहार का छात्र आंदोलन, गुजरात का छात्र आंदोलन और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला इंदिरा गांधी की सियासी जीवन में जो उथल पुथल लाया, उसे शांत करने के लिए उन्होंने इस देश को इमरजेंसी की आंच में झोंक दिया। 25 जून की रात को इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच जाती हैं, जहां राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद इमरजेंसी वाले कागजात पर ऑफिशियल मुहर लगा देते हैं। सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग में इसे अप्रूवल दे दी जाती है और 26 जून को सुबह 7:30 में बीबीसी इमरजेंसी की घोषणा करती है और मीसा के जरिए कई छात्र नेता और बड़े लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें जेपी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता शामिल थे। सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो से इंटरनल थ्रेट टू सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इमरजेंसी का घोषणा कर देती हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अंत में मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल जेपी पर बनी पहली वीडियो में हमने आपसे ये कहा था कि जेपी ने मैट्रिक की परीक्षा 1929 में पास किया, लेकिन उन्होंने 1919 में मैट्रिकुलेशन किया था। मुझे यकीन है कि ये भूल क्षमा योग्य है।